दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिस्ट्री मिस्ट्री रविंदर में। दोस्तों, इसमें मैं आपको सुनाऊंगा क्राइम से जुड़ी हुई रोमांचक कहानियाँ और इसके अलावा इतिहास से जुड़े कुछ सुलझे और अनसुलझे पहलू। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आजकल लॉकडाउन चल रहा है। सरकार की गाइडलाइन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने जो भी काम है कोशिश करें कि वर्क एट होम करें या जितना हो सके उतना अवॉइड करें बाहर निकलना, क्योंकि बीमारी है ही ऐसी। तो चलो ज़्यादा ना घुमाते हुए मैं सीधा कहानी पे आता हूँ। दोस्तों, आज की मेरी कहानी है हमारे जो एक कानून व्यवस्था को बताती है कि कानून व्यवस्था में कितनी खामियां हैं। जैसा कि आपने हिंदुस्तान में तो कई किस्से सुने ही होंगे कि बिना क्राइम करे हुए भी कुछ लोग जेल गए हैं और कई सालों तक जेल में रहे हैं। बाद में पता चला कि वो बेकसूर हैं। 30-35 साल उन्होंने अपनी लाइफ के जेल में गुजार दिए। उसके बाद इतने सालों बाद उन्हें छूटना पड़ा। लेकिन ये जो कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ ये हिंदुस्तान की नहीं है, जबकि हिंदुस्तान से 7 समुंदर पार अमेरिका की कहानी है। अमेरिका के एक शहर ओयोस की कहानी है ये। तो चलो स्टार्ट करते हैं कहानी। दोस्तों, इस कहानी में 3 किरदार हैं, जिसमें 2 भाई हैं और एक उनका दोस्त है। भाइयों के नाम एक का रोनी है, एक का रिकी है। रोनी ब्रैडमैन, रिकी ब्रैडमैन, ये दोनों सगे भाई हैं। और इसके अलावा तीसरा जो इनका दोस्त है विली जैक्सन। ये 3 दोस्तों की कहानी है। ये बात है 19 मई 1975 की, जब एक ओएस शहर जो मैंने अभी आपको बताया अमेरिका का, शहर के बीचों बीच 2 अश्वेत लोग अचानक एक ग्रीन कलर की गाड़ी से उतरते हैं और बीच मार्केट में अंधाधुंध फायरिंग करते हुए आगे बढ़ते हैं। और इनका निशाना जो था, जो टारगेट था, वो एक जिसे कह सकते हैं सेल्समैन या कुरियर बॉयज़ जो भी बोले, ये वो बंदा था। तो इन्होंने अंधाधुंध फायरिंग करी उसके ऊपर। और इस फायरिंग में एक पीछे डिपार्टमेंटल स्टोर थी, उसमें भी गोलियां लगी और दुकान की जो ओनर है उसकी वाइफ को भी एक गोली लगी। गनीमत ये रही कि वो गोली उनके ज़्यादा, जिसे कह सकते कि ऐसी जगह नहीं लगी कि मतलब उनकी मौत हो जाए। थोड़ा बहुत डैमेज होने, मतलब थोड़ी बहुत चोट लगने के बाद, घायल होने के बाद उन्हें हॉस्पिटल में ले जाया गया, बट वो बच गई। लेकिन वो जो सेल्समैन था वो नहीं बच पाया, उसे नहीं बचाया जा सका। और उसके जितने भी, उसके पास जो बैग था उसके अंदर जाहिर सी बात है पैसा रहा होगा, पैसे की वजह से ही हत्या की गई थी। तो वो पैसा लेके वो दोनों अश्वेत लोग फरार हो गए। और पुलिस ने आनन फानन में काफ़ी खोजबीन करी, कई जगह नाकाबंदी, ये सब चीज़ें करी गई, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उनका कोई सुराग नहीं मिला। न मौका वारदात पे उनका किसी प्रकार का कोई बिलोंगिंग्स था, ना कोई फिंगरप्रिंट्स पाए गए, और ना ही वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा वगैरह थे आसपास तो थे नहीं, दूर रहे होंगे तो वो वहाँ से भी नहीं कुछ उनको रिकवर हो पाया पुलिस को। तो कहने का मतलब कुल मिला के ये है कि पुलिस को कहीं से भी कोई सुराग नहीं मिला। इस कहानी में मोड़ और ट्विस्ट तब आया जब 3 दिन बाद एक 13 साल के बच्चे ने बताया कि जब ये घटना हो रही थी तो उनकी स्कूल बस थी साइड से जा रही थी, और स्कूल बस में भी कुछ गोलियां लगी थी, मगर गनीमत रही कि वहाँ भी किसी बच्चे को कोई नुकसान नहीं हुआ। तो उन्हीं में से एक बच्चे ने बोला कि हाँ, मैंने जो कातिल थे उनको देखा था। बच्चे के अनुसार 3 कातिल थे, तीनों ब्लैक थे, अश्वेत जिन्हें बोलते हैं वहाँ, वो थे। और बच्चे ने बोला हाँ, मैंने उन्हें देखा है। उसके बाद बच्चे को ले जाया गया थाने में। कई लोग वहाँ पे खड़े थे जो सस्पेक्टेड बंदे थे, जिन पे थोड़ा शक था पुलिस को। तो सबको वहाँ पे खड़ा किया गया था। बच्चे को बोला कि हाँ, आप इसमें से पहचानिए। तो बच्चे ने उसमें से 3 लोगों के ऊपर हाथ रखा, जिसमें मैंने आपको जैसा स्टार्टिंग में बताया भी था, जिसमें एक रोनी जैक्सन, रिकी जैक्सन और विली
सॉरी सॉरी माफ़ कीजिए, रॉकी ब्रैडमैन, रिकी ब्रैडमैन और विली जैक्सन, ये 3 थे, जिसमें से 2 तो भाई थे और एक उनका दोस्त था। तो इनके ऊपर बच्चे ने हाथ रखा कि हाँ ये तीनों ही थे जिन्होंने उसको मारा है, सेल्समैन को मारा है। तो बच्चे के बयान के आधार पर उन तीनों को गिरफ़्तार कर दिया गया और गिरफ़्तार करने के बाद उनको कोर्ट में ले जाया गया। बच्चे की गवाही के आधार पर निचली अदालत ने उनको सज़ाए मौत दे दी। इसमें देखने वाली बात यह है कि वहाँ पर इनमें से किसी का भी कोई भी सबूत नहीं मिला था। जैसे कि हमने देखा भी है कई बार क्राइम जो सीन होता है वहाँ पे कई बार कातिल अपना कुछ ना कुछ सुराग ज़रूर छोड़ता है, लेकिन इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं था। ना कातिलों का किसी प्रकार का कोई सुराग था, फिंगरप्रिंट से कुछ भी नहीं था। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ऐसा कुछ भी नहीं था। सिर्फ एक बच्चे के बयान के आधार पर, जो कि 13 साल का है, उसके बयान के आधार पर इनको सज़ाए मौत दे दी गई। लेकिन फिर इन तीनों ने ही इसको ऊपरी अदालत में चैलेंज किया। तो फिर वहाँ जज ने देखते हुए कि हाँ जी कोई ज़्यादा इनके ख़िलाफ़ कुछ सबूत नहीं है, मगर फिर भी उनकी सज़ाए मौत को आजीवन कारावास में बदल दिया। कहने का मतलब ये है कि रियायत पूरी फिर भी नहीं मिली और इनको आजीवन कारावास हो गया। उसके बाद जो बच्चा था वो भी अपनी लाइफ में बिज़ी हो गया। ये तीनों भी अपनी जेल में सज़ा काटने लगे। समय यूं ही गुज़रता चला गया। गुज़रते गुज़रते अब आ गया 2003। 2003 में जो इसमें से रिकी ब्रैडमैन था, जो 2 भाई थे उसमें से एक भाई, रिकी ब्रैडमैन को उसके अच्छे चाल चलन और उसके अच्छे आचरण के आधार पे जो था जेल प्रशासन ने उसको पेरोल देने का फ़ैसला किया, तो उसको पेरोल मिल गया। तो अब वो पेरोल पे 2003 यानी 28 साल सज़ा काटने के बाद पेरोल पे बाहर आया। बाहर आने के बाद उसने शादी करी, अपने आप को इस मेंटली जो हरासमेंट उसका हुआ था जेल में, उससे बाहर उबारने के लिए उसने शादी करी। और फिर उसने कोशिश किया कि चलो मैं जो हमारे साथ हुआ है उसके लिए कुछ प्रयास करता हूँ, अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए अपने भाइयों को। तो उसी दरमियान एक न्यूज़ मैगज़ीन हुआ करती थी अमेरिका में, तो उसका एक पत्रकार के हाथ में ये जो इनका सारा केस डायरी था वो लगा। उसने कहीं से पढ़ा कि ऐसे ऐसे हुआ है, एक बच्चे के बयान के आधार पर आजीवन कारावास हो गया। तो उसने कोशिश किया कि मैं इसको सबके सामने लाऊं और एक प्रयास करूं कि जिससे कि मतलब जो सच है वो सामने आए। तो ये फिर जो पत्रकार था ये मिला रिकी ब्रैडमैन को, जो कि पेरोल पे बाहर था। 2009 में इनकी मुलाकात होती है और पत्रकार पूरी कोशिश करता है अपना करने के लिए। तो वो 13 साल का जो बच्चा था जिसके बयान पे ये सारा कुछ सज़ा उनको मिली थी, वो फ़ैसला करता है पत्रकार कि मैं उस बच्चे से जाके मिलूँगा। वो कहीं से बच्चे का पता करता है कहाँ है क्या है। हालांकि अब वो बच्चा नहीं रहा क्योंकि 28 साल बीत चुके हैं। 28 साल तो 2003 में बीत गए थे, अब ये 2009 का समय चल रहा था। तो यानी लगभग वो लड़का आज की डेट में 48 साल का रहा होगा। तो पत्रकार बहरहाल उससे मिलता है, उससे पूछता है कि भाई तुमने क्या देखा था, क्या हुआ था। तो वो बच्चा वही बात बोलता है, मतलब बच्चा क्या, वो बंदा जो है वो यही बात बोलता है जो उसने 37-38 साल पहले जो बात उसने बोली थी, वही बात वो एज इट इज़ रिपीट करता है। पत्रकार को शक होता है, कहीं ना कहीं उसे लगता है कि ये सही नहीं बोल रहा है या सच नहीं बोल रहा है। तो वो जाता है उस टाइम तो चला जाता है, मगर उसके मन में रहता है कि कहीं ना कहीं झूठ बोल रहा है और ये कैसे सच सामने आए, उसके लिए वो सोचता रहता है, इधर उधर इन्वेस्टिगेट करता है। तो उसे पता चलता है कि ये जो बच्चा है, ये बच्चा जो है उस बचपन से ही, मतलब जब वो छोटा था, अब तो खैर वो बड़ा है, वो 13 साल की उम्र से ही एक चर्च में जाता है और वहाँ के पादरी से वो अपने मन की हर बात बोलता है। तो पत्रकार को लगा कि हमें उस पादरी से मिलना चाहिए और हो सकता है शायद इसने केस से रिलेटेड भी कोई बात करी हो पादरी से। तो वो पादरी जी से मिलते हैं, मिल के बात करते हैं। तो पादरी बताते हैं कि हाँ,
ये उस घटना के बाद मेरे पास आया था और इसने कन्फेस किया था कि फ़ादर मुझसे गलती हो गई, मुझे पता नहीं था, मैंने ऐसे ही इन 3 आदमी पे हाथ रख दिया। मैं इनको जानता भी नहीं और ना मैंने इनको देखा है कभी, और वहाँ पे भी मैंने इनको देखा नहीं था। तो फादर उनको समझाते हैं बच्चे को कि बेटा ये आपने गलत किया ऐसा वैसा, तो आपको इसका पश्चाताप करना चाहिए, आपको जाना चाहिए पुलिस के पास, समझाना चाहिए उन्हें। तो वो बच्चा जाता है एज़ पर पादरी, मतलब जो पादरी बताते हैं वो बच्चा जाता है पुलिस के पास, लेकिन पुलिस कहती है कि अब ये केस कोर्ट में जा चुका है, उनको सज़ा हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, अब हम कुछ नहीं कर सकते, ये केस क्लोज़ हो चुका है और तुम भी इसे भूल जाओ। तो बच्चा भूल जाता है, फिर ये चलता रहता है। तो ये फ़ादर का बयान था जो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हुआ था। फिर वो बच्चे के पास दोबारा जाता है पत्रकार और बोलता है कि मुझे फ़ादर ने सब कुछ बता दिया, यानी चर्च के पादरी ने सब कुछ बता दिया जिनके पास आपने जाके कन्फेस किया था। तो अब मुझे पता तो चल गया, आप भी अपना पक्ष रखिए, जो भी है बताइए, किसी बेगुनाह को अगर तुम्हारे बयान से कुछ रियायत मिलती है तो अच्छी बात है। तो फिर वही बच्चा वो भी अपनी स्टोरी यही बताता है कि हाँ मैं गया था पुलिस के पास, पर पुलिस ने मना कर दिया था और मैं इनको नहीं जानता हूँ। तो फिर पत्रकार एक दोबारा से आर्टिकल छापता है जिसमें वो ये लिखता है, मतलब ये फैक्ट सामने रखता है कि हाँ बच्चे का बयान ये था, और सिर्फ अगर बच्चे के बयान को हटा दिया जाए तो इसके अलावा कुछ भी पुलिस के पास सबूत नहीं था, क्राइम सीन से कुछ भी मिला नहीं था, और इन तीनों का ही कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड भी नहीं था। तो इन सबको आधार बनाकर वो अपना एक लंबा चौड़ा आर्टिकल छापता है, और जो कि पूरा अमेरिका में फैल जाता है। तो जब अमेरिका में वो फैल जाता है तो फिर दोबारा से कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जाता है कि भाई दोबारा से इसकी जांच की जाए, इसके बहस की जाए इस पर। तो वो जब कोर्ट में मामला जाता है, सारा कुछ सामने आता है, बच्चा भी आता है सामने, पुलिस के पास तो खैर कुछ था ही नहीं बोलने के लिए, क्योंकि पुलिस ने तो जो बोलना था उन्होंने 1975 में ही बोल दिया था। तो सारा कुछ देखा जाता है, तो फिर जज को समझ आता है कि हाँ ये जो भी हुआ गलत हुआ। तो वो दोनों जो जेल के अंदर थे, क्योंकि रिकी तो बाहर आ गया था, अब जेल के अंदर बचा था रॉनी और विली जैक्सन, तो इन दोनों को ही बाइज्जत बरी कर देते हैं। और जब ये दोनों बाइज्जत बरी हो जाते तो फिर रिकी जो कि पेरोल पे बाहर था, और एज़ पर लॉ अगर कोई पेरोल पे बाहर है तो उसको वो भी बाइज्जत बरी नहीं है, तो फिर वो भी अप्लाई करता है, क्योंकि उसे भी उम्मीद की किरण दिखती है कि जब वो उसके 2 साथी जब छूट गए तो जाहिर सी बात है उसका भी छूटना तय था। तो वो कोर्ट में पटिशन डालता है कि भाई मेरी भी सेम केस है, सब कुछ सेम है, तो मेरा भी देखा जाए। तो जज के सामने सारी सुनवाई होती है, सब कुछ होता है। और उस दरमियान जब ये सब कुछ हो रहा था तो रिकी जो था कोर्ट परिसर में ही मौजूद था, उस चैम्बर में ही था, जज के सामने था। जज ने ये फैसला सुनाया कि आपके साथ जो भी हुआ वो गलत हुआ, इसमें पुलिस की लापरवाही है, प्रशासन की लापरवाही है, और कहीं ना कहीं हमारी भी लापरवाही है, यानी न्याय प्रणाली की लापरवाही। तो उन्होंने बोला कि हम इसके लिए आपसे बहुत क्षमा चाहते हैं, माफ़ी मांगते हैं। हम आपके जो 28 साल बर्बाद हुए वो तो हम नहीं लौटा सकते, लेकिन हम आपको कंपनसेशन दे सकते हैं। उन्होंने एक ब्लैंक पेपर और एक पेन रिकी ब्रैडमैन के आगे सरका दिया कि आप इसमें जो अमाउंट लिखना चाहें आप वो लिख सकते हैं, और पुलिस प्रशासन और स्टेट गवर्नमेंट जो भी है हम सब आपको कंपनसेट देंगे। तो जैसे ही ये पेपर और कलम रिकी की तरफ बढ़ाया जाता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो ये कहता है कि जज साहब, अगर आप सच में मुझे कुछ दे सकते हैं तो आप इतना कीजिए, ये जो कानून है इसको बदल दीजिए, जिसमें किसी बेगुनाह को 28 साल जेल में बिताने पड़ते हैं बिना उसके जुर्म के, बिना उसकी सुनवाई के। 28 साल आप मुझे नहीं लौटा सकते। सिर्फ एक कृपा करिए, ये कानून बदल दीजिए ताकि दोबारा से कोई रिकी ब्रैडमैन ना बन सके और ऐसा उसके साथ अन्याय ना हो पाए। तो बताते हैं कि जितने भी उस परिसर में, उस कोर्ट रूम में जितने भी लोग मौजूद थे, इंक्लूडिंग जज, सबकी आंखों में आंसू आ गए।
तो जज ने उसको वादा किया कि हाँ हम कोशिश करेंगे कि ऐसा ही हो, दोबारा किसी बेगुनाह को सज़ा ना मिले, इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन आपके साथ जो भी गलत हुआ है हम उसके लिए फिर भी आपको कंपनसेट देंगे, ये हमारा एक कर्तव्य है। तो वो पुलिस को आदेश देते हैं कि इनको कंपनसेशन दिया जाए जो भी इनका होता है। तो एज़ पर जो जज था उनके आधार पे उनको $1 मिलियन 2015 में मिला। ये जो किस्सा था, मतलब जो भी ये फ़ैसला आया, ये 2011 में आया था। 2011 में ये फ़ैसला आया, 15 में उन्हें $1 मिलियन जो है वो दिए गए। उसके बाद 2016 में भी उनको 2 पॉइंट कुछ मिलियन दिए गए। फिर 16 में ही 2.5 ऐसे कर करके लगभग उनको 10 से $12 मिलियन दिया गया तीनों को। उसके बाद उनकी लाइफ, सब अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी हो गए, क्योंकि जब इनको गिरफ़्तार किया गया था तो इनकी उम्र 17, 18, 19, मतलब 20 साल भी किसी की उम्र नहीं थी, क्योंकि रिकी थोड़ा पहले रिहा हो गया था और उसकी उम्र भी कम थी, तो वो तो शादी उसने कर ली, उम्र कम थी तो शादी वादी करके वो सेटल हो गया। लेकिन ये जो दो थे, रॉनी और विली जैक्सन, इनको लगभग 38 साल जेल में गुजारना पड़ा था। तो इनकी उम्र ज़्यादा हो गई थी, तो ये लोग शादी वादी नहीं करे, ऐसे ही रहे। और बाद में फिर जो अपना रिकी ब्रैडमैन था, इसने यही काम शुरू किया कि जो भी अमेरिका में जो भी इस तरह के लोग होते थे जो गलत तरीके से फंसाए जाते थे, या मतलब जिनके साथ अन्याय होता था, कानूनी उनको सहायता नहीं मिल पाती, तो आज के समय में वो जो रिकी जैक्सन है उसने एक संस्था बना रखी है जो इसी तरह के लोगों की हेल्प करती है। उनका मतलब जो भी क्या बोलते हैं उसको, कानून से संबंधित जो भी सहायता होती है रिकी जैक्सन उनको प्रदान करता है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है और उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आई होगी। आप सब अपना प्यार मेरे ऊपर ऐसे ही बनाए रखें, और कोशिश करूँगा, क्योंकि देखो मैं फ़र्स्ट टाइम कोई भी स्टोरी बोल रहा हूँ, इस तरह से मैंने कभी किया नहीं है, तो आप लोगों का सपोर्ट मुझे चाहिए। जय हिंद।